कि तकर्री जो है वो मेरिट के ऊपर होनी चाहिए और उसको वो जिस तरीके से वो डिफाइन कर रहे हैं वो लॉजिकल नहीं है, उसकी कोई सेंस नहीं बनती। क्योंकि जब आप 5 या 6 लोगों के या जितने भी जनरल्स पे आप की लिस्ट जब आप भेजते हैं तो वो सारे जो हैं वो क्वालिफाइड हैं। वो सारे के सारे जो हैं दे हैव गॉन थ्रू अ प्रोसेस, वो लेफ्टिनेंट जनरल्स बने हैं, वो सीनियर मोस्ट हैं, तो वो ऑल आर एलिजिबल आईनी तौर पे कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने। अब ये प्रोगेटिव होता है प्राइम मिनिस्टर का कि वो किसको चूज करते हैं। तो इस मामले को वो मडी करते हैं इमरान खान साहब और कहते हैं कि जी अपनी चॉइस का ना लगा दिया जाए, जबकि इसकी कोई लॉजिक और सेंस नहीं बनती। अच्छा, अभी भी कुछ जरा टाइमलाइन के ऊपर देखें, मैं नाज़रीन के साथ शेयर करूं। जो सीनियरिटी लिस्ट का ताल्लुक है या इसका दारोमदार है वो इस बात पर है कि हुकूमत कब इस तैनाती का अमल शुरू करती है और कब इसको मुकम्मल करती है। क्योंकि मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं वो 29 नवंबर को रिटायर होंगे और उसके बाद उनकी जो सीनियरिटी लिस्ट है उसमें सबसे पहले जनरल वसीम अशरफ का नाम आता है। जो टॉप के ऊपर है जनरल वसीम अशरफ, जो कि इस वक्त डीजी ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर भी हैं, लेकिन जनरल वसीम अशरफ जो है वो खुद रिटायर हो रहे हैं 19 नवंबर को। तो ये टाइमलाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर 19 नवंबर के बाद हुकूमत इस मामले को लेकर जाती है, इस तैनाती के प्रोसेस को मुकम्मल करती है, तो फिर उस दौड़ में जनरल आसिम मुनीर जो है वो मोस्ट सीनियर होंगे और जनरल आसिम मुनीर जो है वो खुद 27 नवंबर को उनकी रिटायरमेंट है, वो खुद रिटायर होने जा रहे हैं। अब अगर हुकूमत इसको और आगे करती है, इस प्रोसेस को 27 नवंबर भी गुजार देती है, तो उसके बाद जनरल साहिर शमशाद मिर्जा रह जाएंगे जो कि कोर कमांडर 10 कोर भी हैं। और इसी तरीके से ये जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, जो टाइमलाइन है राणा साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होगी कि हुकूमत कब इस अमल को शुरू करती है और कब मुकम्मल करती है। देखिए, ये प्रोसेस तब स्टार्ट होता है जब असेंबली जो है वो भेजी जाती है आर्मी की तरफ से डिफेंस मिनिस्ट्री को, तब ये प्रोसेस शुरू होता है। और फिर आप उसकी जो समरी है उसके ऊपर वो डिफेंस से जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जाती है और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उसके ऊपर जो उनकी जो चॉइस होती है वो उसको सिलेक्ट करते हैं और फिर आगे ये प्रोसेस जो है वो फर्दर बढ़ता है। तो बिल्कुल इसमें देखिए ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। बदकिस्मती से इमरान खान साहब ने इसको एक सियासी गुफ्तगू का हिस्सा बना दिया और बल्कि सियासी गुफ्तगू का सिर्फ हिस्सा नहीं बनाया, इसको अपनी लॉन्ग मार्च की वजह बना दी। और फिर उसके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स वो देते रहे कि उनका ख्याल है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है बाजवा साहब उनको कंटिन्यू करना चाहिए है जब तक जो है इलेक्शन नहीं हो जाते और केयर टेकर हुकूमत नहीं आ जाती, और फिर जब नई गवर्नमेंट आएगी तो फिर वो चूज करे कि आर्मी चीफ जो है वो कौन होगा। फिर उन्होंने यू टर्न लेके अब वो कहते हैं कि कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता कि कौन आर्मी चीफ हो, लेकिन वो मेरिट पे होना चाहिए। लेकिन ये जो प्रोसेस है वो पहले ही मेरिट पे हो रही है, वो पहले ही जो एक आईनी तरीका है उस प्रोसेस का वो उसी तर्ज के ऊपर चल रही है। तो फिर ये समझ नहीं आती कि वो उन्होंने इस मसले को उठाया क्यों, इसके ऊपर प्रोपेगेंडा क्यों किया, फिर उसको अदारों को जो है निशाने पे क्यों लिया और फिर अब यू टर्न भी ले रहे हैं। तो ये हमारा जो मौक़िफ़ है इसमें वो कल भी क्लियर था। अच्छा, आप क्या कहेंगे कि ये जो टाइम लाइन है? देखिए, नंबर 1, जब खान साहब हुकूमत में थे तो हम भी 80% ज़िमनी इलेक्शन जीते थे और हम भी डिमांड कर रहे थे कि इलेक्शन हमें दे दो। इमरान खान ने हमें इलेक्शन नहीं दिए और इलेक्शन इस तरह मिलते भी नहीं है। आज हम भी उनको कह रहे हैं कि 10 महीने हुकूमत का टेन्योर रह गया, आप थोड़ा इंतजार कर लें, फिर इलेक्शन जो है वो हो जाएंगे और फिर पता चल जाएगा कौन कितना पॉपुलर। देखिए, हमने जब हुकूमत दी तो ये एक लिक्विडिटी क्रंच के अंदर मुल्क था, डॉलर लिक्विडिटी क्रंच था। IMF के साथ आपका एक डिस्ट्रस्ट पैदा हो गया था क्योंकि उस मुआहदे को जो इमरान खान ने किया उससे यू टर्न लेके मुल्क को दिवालियेपन की तरफ धकेला जा रहा था। लेकिन सर, आपने भी तो 6 हफ्ते लिए, आपने भी तो उस IMF के पास जाने में 6 हफ्ते लिए। अगर खान साहब ने टाइम वेस्ट किया था तो आपने उनसे ज्यादा किया था, बड़े क्रुशियल वक्त में आके, और आपने 6 हफ्ते जाए किए थे, जाएं या ना जाएं, और अल्टीमेटली जाना पड़ा। तो ये जो पूरी जो कंटिन्यूटी थी इस मामले की, ये डिले जो हुआ था उसमें ज्यादा नुकसान हुआ पाकिस्तान का मईशत में। नहीं, 2 फैक्ट्स मैं आपको बता दूं कि पहले तो मिस्ता साहब जो है वो पहले हफ्ते में ही वाशिंगटन DC IMF के पास चले गए थे और हमारी बातचीत उनसे चलना शुरू हो गई थी।
नंबर 2, यहाँ जो डिले था ये मामला मार्च 2021 से चल रहा था। जो IMF के साथ जो नेक्स्ट ट्रांच के ऊपर इन्होंने जो नेक्स्ट रिव्यू करना था, वो डिले साल से ऊपर का डिले हुआ जो PTI ने किया। हम तो फौरी तौर पे बातचीत के ऊपर चले गए थे। हमने कुछ जो पेट्रोल की प्राइस का फैसला है वो 4-5 हफ्ते एग्जैक्टली मैं उसी की बात कर रहा हूं कि उनकी कंडीशन जो थी उसको आपने एग्जीक्यूट करने में 6 हफ्ते लगाए थे। जी, लेकिन हम समझते हैं कि जितनी बेहतरीन तरीके से हमने IMF की डील को कंक्लूड किया, जो इमरान खान सवा साल नहीं कर सके, वो हमने मिस ट्रस्ट के गैप को कवर किया। नंबर 2, हमने चाइना के साथ जो तल्लुकात खराब थे उसको भी बहाल किया। जो सऊदीया के साथ तल्लुकात खराब थे हमने उसको भी बहाल किया, और हमने वहां से भी ये जो $13 अरब की अनाउंसमेंट हुई है, ये पाकिस्तान को जिस लिक्विडिटी क्रंच की मैं बात कर रहा था उससे इंशाल्लाह ताला निकाल देगी। देखें, हमने नंबर 1 दिवालियेपन से इस मुल्क को बचाया है। नंबर 2, इस वक्त आपका रुपया स्टेबलाइज हो गया है, हम लिक्विडिटी क्राइसिस से निकल आए हैं, और हमारा अगला हदफ महंगाई का है। एक चीज मैं और ऐड कर दूं, दुनिया में एक माशी बहरान है, दुनिया में रिसेशन है, दुनिया में महंगाई का तूफान है, और ये जो रूस सर बिल्कुल है, लेकिन ये सारी चीजें वो हैं जो उस वक्त खान साहब और उनके लोग कहा करते थे और आप लोग नहीं मानते थे। ये दुनिया जो है महंगाई का तूफान है, रिसेशन की तरफ है, आलमी मईशत, ये सारी चीजें पहले भी थी, उनके वक्त में भी थी। देखें, उनके गवर्नेंस के भी थे, जिसकी जो तारीख बयान की वो शौकत तरीन ने वजीर खजाना बनने से 1-2 हफ्ता पहले बड़ी डिटेल में बयान की कि कोई पॉलिसी नहीं थी, कोई डायरेक्शन नहीं थी, कोई मैनेजमेंट नहीं थी, और फिर भी इन्होंने 1 साल के अंदर जो इनको कोरोना के अंदर स्पेस मिली, जो इनके रिजर्व बिल्डअप हुए क्योंकि डेट आपका मौखर हुआ, उन्होंने उसको बेहतरीन तरीके से तबाह कर दिया, और 1 साल में मुल्क को दिवालियेपन के दहाने पे ला खड़ा किया। 2-3 चीजें मैं मोटी बता दूं। 1400 अरब का सर्कुलर डेट गैस के सेक्टर में पैदा किया, जो पाकिस्तान की 75 साल तारीख में नहीं था। 2500 अरब के ऊपर ये पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट लेके गए। उसके साथ साथ 20,000 अरब के जो इन्होंने कर्जे लिए, वो जो मोमेंटम है आज भी कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन उसको हमने स्लो कर दिया है, उसको बहुत हद तक हमने उधर ब्रेक दे दिए। जब आप मीशत की बात करते हैं तो इन चीजों को टाइम लगता है। हमने इस मुल्क को, फिर मैं रिपीट करूंगा, जहां दिवालियेपन से बचाया, अब अगला हमारा हदफ जो है वो महंगाई की कमर तोड़ना, और हम समझते हैं कैसे करेंगे महंगाई की कमर, आप कैसे तोड़ेंगे। एक ब्रेक की तरफ मैं चलूंगा, और हमारे साथ मौजूद है राना एहसन अफजल साहब। एक ब्रेक के बाद जरा दोबारा पूछते हैं और आएंगे और जानेंगे कि महंगाई को खत्म करने का फॉर्मूला। आपने कहा कि अब हमारा हदफ है, हम आवाम को रिलीफ पहुंचाएंगे। मैं यही जानना चाह रहा हूं कि टेक्निकली आप कैसे करेंगे। फिजिकल स्पेस आपके पास है नहीं, मॉनेटरी साइड पे भी इस वक्त हमारे जो मॉनेटरी टूल्स हैं वो बड़ा, हम स्ट्रिंजेंट जो है वो यूज कर रहे हैं। 15% पॉलिसी रेट के ऊपर है, शरह सूद मुकामी जो है वो 15% है। एक्सचेंज रेट इस वक्त आपका 222 रुपए का डॉलर जो है, और अगर ग्रे मार्केट में जाए तो 245-50 तक भी है। इन ग्रे मार्केट और पेशावर में और ज्यादा। दोनों चीजें महंगाई को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। तीसरी चीज कि सेंट्रल बैंक में जो आपका जो मॉनेटरी टूल है वो फॉरवर्ड लुकिंग एक मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट है आपका। सेंट्रल बैंक अब इंटरवीन कर नहीं सकता ड्यूरिंग IMF प्रोग्राम, वो वहां पे इंटरवीन कर नहीं सकता। तो आपके पास फिर रह क्या जाता है महंगाई को कंट्रोल करने का? 13 अरब डॉलर के आपके पास रिजर्व हैं, उसमें भी 6-7 अरब डॉलर जो आपके पास है, बाकी 6 अरब डॉलर जो है वो कमर्शियल बैंकों के, आप उसको छू भी नहीं सकते। अब बताइए आप कहां से महंगाई खत्म करेंगे? सबसे पहले अब स्टेट बैंक के वो तकरीबन अब 9 अरब के ऊपर आ गए हैं, और 9 अरब डॉलर के ऊपर, और ये जो 13 अरब का जो हमें उम्मीद है कि ये सऊदी अरेबिया का और चाइना की जो कमिटमेंट्स आ गई हैं, उससे हमें एक बफर मिल जाएगा, स्टेट बैंक के रिजर्व बिल्डअप हो जाएंगे। नंबर 2, हम समझते हैं कि जो रियल एक्सचेंज रेट है वो 200 रुपए से नीचे है, लेकिन क्योंकि मार्केट की स्पेकुलेशन और ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से ये इम्पैक्ट आप देख रहे हैं कि ये 220 पे जो है वो रुपया है। जब ये बफर बिल्डअप हो जाएगा और हमारे पास 2 माह का इंपोर्ट का कवर होगा, तो हमें उम्मीद है कि ये जो स्पेकुलेटिव एलिमेंट है ये रिवर्सल हो जाएगा इसका, और रुपया गेन करेगा। रुपया ऑलरेडी स्टेबलाइज हो गया है, और आपको जो पहले जंप्स नजर आ रहे थे वो खत्म हो चुके हैं।
तो जब रुपया 200 के ऊपर इंशाल्लाह ताला आएगा तो आपको एक उधर से, क्योंकि पाकिस्तान एक इंपोर्ट ओरिएंटेड मुल्क है, तो वहां से हम समझते हैं कि हमें एक वो जरूर स्पेस मिलेगी जो है महंगाई के अंदर कमी की सूरत में। दूसरा, दुनिया के अंदर जो एक कमोडिटी साइकिल है, सुपर साइकिल जो चल रहा था, उसके अंदर भी ब्रेक आई है, तो उसका इम्पैक्ट भी एक लैग के साथ आता है। वो 2-3 माह का लैग होता है। ऑलरेडी जो ब्रेक आई है उसको 1-आधा माह हो चुका है, ये जो सुपर कमोडिटी साइकिल टूटा है, तो उसके असरात भी जो है वो जरूर आने हैं। दूसरा, हम लोग जो है इंपोर्ट कंप्रेशन भी कर रहे हैं, हम लोग अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को भी कंट्रोल कर रहे हैं, हम अपने फिस्कल डेफिसिट को भी कंट्रोल कर रहे हैं। ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो इस मुल्क की मईशत के ऊपर जिस तरह का बोझ इमरान खान ने डाला, जो जब मैं कहता हूं कि एकदम से आपका डेट प्रोफाइल इतना ज्यादा बढ़ा, तो वो उसमें कमी लाने से जरूर फर्क पड़ेगा। इसी तरह जो हमने जो फर्क इस तरह पड़ेगा कि हुकूमत को उस स्पीड से बोरोइंग नहीं करनी पड़ेगी जिस स्पीड से वो पहले कर रही थी, और उसका इम्पैक्ट जरूर आएगा। आगे हम समझते हैं कि जब ये हम इम्पैक्ट देखेंगे तो इसके साथ साथ हम मॉनेटरी पॉलिसी को भी रिव्यू करेंगे। बट सर